हेलो स्टूडेंट्स, टॉप एजुकेटर्स ऑनलाइन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम 12th क्लास की रैपिड रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की। आप सभी लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छे से इसको स्टडी कर रहे हैं और भगवान आपका साथ दे, अच्छा पेपर जाए आपका। हमारे पास थोड़े टॉपिक और बचे हैं, चलिए आइए उसको कंप्लीट करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी हमने लास्ट लेक्चर में चालू कर दिया था। अब इसी में हमको आज करते करते आज 30 नंबर की क्लास हो गई है। ठीक है, नंबर 30 पर हम क्लास पर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आइए देखें बच्चे, हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड, मेन हेड और सब हेड पहचानना बताइए। मेरे बेटा, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि कंपनियां अपनी बैलेंस शीट जो होती है वो शेड्यूल 3 के अनुसार बताए हुए फॉर्मेट के अनुसार बनाती है। तो शेड्यूल 3 में बताया हुआ जो फॉर्मेट है उसमें कंपनियां अपने बैलेंस शीट को प्रेजेंट करती है। तो उसमें हेड और सब हेड होता है। जैसे शेयर होल्डर फंड एक मेन हेड है, तो उसके अंदर शेयर कैपिटल एक सब हेड है, रिजर्व एंड सरप्लस एक सब हेड है। तो इस प्रकार से हमें पहचानना पड़ता है कि मेन हेड कौन सा है और सब हेड कौन सा है। उसके अंदर फिर आइटम्स आते हैं, जैसे शेयर कैपिटल में भी दो चीज़ें आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में भी फिर कई सारे आइटम आ सकते हैं, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ सकता है, कैपिटल रिजर्व आ सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार से उसके आइटम के सब हेड और मेन हेड पहचानना पड़ता है। तो उसी पर यह क्वेश्चन है, जिसने शेड्यूल 3 पढ़ा होगा उसको ये समझ में आ जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में शेड्यूल 3 के बारे में चर्चा की है, तो पिछला वीडियो देखें और आगे बढ़ें। ठीक है, अंडर विच मेन हेड एंड सब हेड ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी, मैंने आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट में बताया था, एक पक्ष इक्विटी और लाइबिलिटी का होता है। विल द फॉलोइंग बी शोन इन कंपनीज बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी चीजें बैलेंस शीट में कहाँ मेन हेड और कौन से सब हेड में दिखाई जाएगी। तो देखो, पहला है डिबेंचर, दूसरा है पब्लिक डिपॉजिट, तीसरा है कैपिटल रिजर्व और चौथा है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखें बच्चे, डिबेंचर क्या है कंपनी के लिए? डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। अब नॉन करंट लाइबिलिटी में भी कौन सी लाइबिलिटी है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? तो लॉन्ग टर्म कैटेगरी की लाइबिलिटी है। तो इसका मेन हेड क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटी। और सब हेड क्या हो गया? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, क्योंकि डिबेंचर्स कई सालों के लिए इशू किए जाते हैं। वो छोटा मतलब विद इन 1 ईयर में पेएबल हो ऐसे नहीं होते हैं। जो 1 साल से ज़्यादा में पेएबल हो उसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी कहते हैं। तो किस हेड में आएगा? नॉन करंट लाइबिलिटी हेड में आएगा, और उसके भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग वाले सब हेड में डिबेंचर को लिखा जाएगा। अगला है पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट क्या होते हैं? वो भी मेरे नॉन करंट लाइबिलिटी होते हैं। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट क्या? कंपनियां पब्लिक से जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं तो उन डिपॉजिट्स को कहाँ दिखाया जाता है? नॉन करंट लाइबिलिटी हेड में दिखाया जाता है। डिपॉजिट एक्सेप्ट करना मतलब बैंक्स करते हैं ना डिपॉजिट एक्सेप्ट, वैसे ही कंपनियां भी कई सारी हैं जो डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर कर उस पर ब्याज देती हैं। ठीक है, तो नॉन करंट लाइबिलिटी में जाएगा और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जाएगा। मेन हेड क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। सब हेड क्या रहेगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कैपिटल रिजर्व ये क्या है? शेयर होल्डर फंड में जाएगा, और शेयर होल्डर फंड में भी किस सब हेड में जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में।
अभी मैंने थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि शेयर होल्डर्स फंड का आता है मेन हेड, उसमें एक चीज़ आती है रिजर्व एंड सरप्लस सब हेड में फिर आइटम लिखे जाते हैं। तो कैपिटल रिजर्व कहाँ दिखता है? रिजर्व एंड सरप्लस के सब हेड में दिखता है। मेन हेड उसका क्या होता है? शेयर होल्डर्स फंड होता है। ठीक है, आगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट क्या है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट जिस शेयर्स के पैसे फॉरफिट कर लिए, जिन शेयर्स को फॉरफिट कर लिया, तो उसका पैसा वो है तो शेयर होल्डर्स का ही हिस्सा, तो शेयर होल्डर्स फंड में आएगा। मेन हेड उसका क्या रहेगा? शेयर होल्डर्स फंड रहेगा। लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल में शोन बाय वे ऑफ एडिशन, सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड करते हुए दिखा जाएगा। ठीक है, ऐड करके दिखाया जाएगा। तो ये चीज़ थी, कुछ आंसर थे इसके, ये क्वेश्चन है, ये आंसर है, ऐसा का ऐसा आपको एग्जाम में लिख के आ जाना है। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़े आगे। आओ, फिर मेरे पास बचे स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेरे पास बेटा 2 बार एग्जाम में आया, 2019 और 20 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाता है? किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्ट क्या है? तो सुनो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रिपरेशन ऑफ financial statements are as follows. The objectives of preparation of financial statements are as follows. पहला, ascertaining the result of business operation. बिजनेस ऑपरेशन के रिजल्ट को निश्चित करने में, बिजनेस ऑपरेशन के रिजल्ट को पहचानने में मदद करता है। ascertaining. Financial statements are prepared to determine whether the company is earning sufficient profits and to analyze whether profits have increased or decreased as compared to the previous year, so as that corrective measures can be taken. The statement of profit and loss fulfills this objective. बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने से क्या फ़ायदा होता है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हम प्रॉफिट को एनालाइज कर पाते हैं। प्रॉफिट जो भी निकला, अर्निंग सफिशिएंट है या नहीं है, ये पता लगाया जा सकता है। प्रीवियस ईयर से करंट ईयर को कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, सो एज दैट करेक्टिव मेजर्स कैन बी टेकन। अब कम प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, तो करेक्टिव एक्शंस लेने में काम आता है। ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है। एसर्टेनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन पता लगती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, असेट कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है, कितना पेएबल है, ये सब बातें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। द इंफॉर्मेशन एंड accounting records of the assets and liabilities presented in the balance sheet helps to determine the financial position of the business. किसी भी बिजनेस के पास कितनी असेट, कितनी लाइबिलिटी लगी हुई है, इन बातों को पता लगाया जाता है बैलेंस शीट के माध्यम से। और बैलेंस शीट किसका अंग है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अंग है। ठीक है, तो जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनेंगे, कोई कंपनी मुनाफे में है या लॉस में है, या फिर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कैसी है, वो अपने लाइबिलिटीज़ को चुकाने के कैपेबल है कि नहीं है, इन बातों का पता नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, इसलिए फाइनेंशियल पोजीशन में हमें पता लगता है बैलेंस शीट के माध्यम से। आगे बढ़े, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो क्या है? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। पहली बात तो इन इंफॉर्मेशन का उपयोग करते कौन है? यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते किसके लिए हैं? यूजर्स के लिए। यूजर्स कौन है? शेयर होल्डर यूजर हैं, बोरोवर यूजर हैं, क्रेडिटर्स यूजर हैं, डेटर्स यूजर हैं, एम्प्लॉई, गवर्नमेंट, ये सब लोग क्या है? यूजर्स हैं। ठीक है,
Financial statements are considered as an important source of providing various types of financial information. फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही क्या है, सोर्स है किस चीज का, इस बात की इंफॉर्मेशन देने का कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या क्या हुई है, फाइनेंशियल इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, तो वो सही है। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है। द फाइनेंस मैनेजर collects the financial information from financial statement to create a sound business policy, forecast and prepare budgets for effective utilization of resources। जो फाइनेंस मैनेजर होता है वो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के माध्यम से ही क्या बनाता है, आने वाले बजट बनाता है, फोरकास्ट करता है, कंपनी आगे कितना ग्रो करेगी इस बारे में अनुमान लगाता है। ठीक है, और बिजनेस पॉलिसी बनाने का काम करता है। फाइनेंस मैनेजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बेस बनाकर उसी के आधार पर आगे निर्णय लेता है। ठीक है, हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मैनेजरियल डिसीजन लेने में मदद मिलती है। तो देखो क्या लिखा, A financial manager can make a comparative analysis of profitability and financial position। फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है कैन मेक अ कंपेरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन of the business by comparing the results with the previous year and can take various managerial decision। भाई पिछले साल में प्रॉफिट कम हुआ था, इस साल ज़्यादा हुआ तो क्यों हुआ, पिछले साल ज़्यादा हुआ था इस साल कम हुआ तो क्यों हुआ। ठीक है, पिछले साल फाइनेंशियल पोजीशन क्या थी, इस साल क्या है, दोनों में चेंज आया तो क्यों आया। या फिर दूसरी कंपनियां रिजल्ट जो दे रही हैं उनका रिजल्ट और हमारा रिजल्ट दोनों का कंपैरिजन करना, कंपैरिजन करके हम एनालिसिस कर पाते। इसलिए फाइनेंस मैनेजर क्या करते हैं, उनको कंपैरेटिव एनालिसिस करने में मदद मिलती है। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। आगे, एन इंडेक्स ऑफ सॉल्वेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो एक प्रकार का इंडेक्स है, किस चीज़ का, सॉल्वेंसी का कि आप अपने डेट चुका पाएंगे या नहीं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स टू एनालाइज द पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज रिगार्ड टू कैपेसिटी ऑफ द एंटिटी टू रीपे इट्स शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उन्हीं के आधार पर हम पता लगा पाते हैं कि ये कंपनी कितनी सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो अपने डेट को चुकाने के कैपेबल हो, मतलब असेट इतनी हो कि आपकी लाइबिलिटी चुक जाएगी, तो बोलते हैं ये कंपनी वेरी मच सॉल्वेंट है। ठीक है, ये बात है। तो स्क्रीनशॉट ले ले इंग्लिश वाले बच्चे, 2 बार एग्जाम में पूछा। ठीक है, लिख के आएंगे। आगे हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बढ़ जाएं आगे। आओ, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या महत्व है, विस्तार से बताइए, सिग्निफिकेंस महत्व बताइए। स्टेट द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इम्पोर्टेंस बताइए। 2 शेयर होल्डर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स। ओके, राइट द यूटिलिटीज और इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2019 में एग्जाम में पूछा, ऐसे बदल बदल के क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो आंसर देखते हैं। आओ, क्या इंपॉर्टेंस है भैया, देखना। द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइज इन देयर यूटिलिटी ऑल्सो, हाउ फार दे सेटिस्फाई द varied interest of different users of accounting information. The significance of financial statements can be highlighted as follows। बेटा एक बात समझना, जितने लोग यूज़र हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनके लिए ही तो वो महत्वपूर्ण है। अरे भाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर ही तो कोई भी इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, तो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेगा।
कोई भी इन्वेस्टर या कोई शेयर होल्डर कंपनी के शेयर तभी खरीदता है जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो, आगे ग्रोथ दिख रही हो, उसके मुनाफे बढ़ रहे हो दिन प्रतिदिन, तो ही वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, वैसे ही कोई भी लोन देने वाला लेंडर्स जो है वो हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर नज़र लगाए रहता है। तो उसको पता कैसे पड़ेगा? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए ही पता लगेगा। तुम बैंक में लोन लेने जाओ, तुमसे सबसे पहले वो पूछेगा आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए प्रॉफिट एंड लॉस ला के दो, बैलेंस शीट ला के दो, आप क्या कमाते हैं, कितनी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है वो ला के दो, किसी सीए से साइन करवा के ला के दो। ऐसे नहीं मन से बना लिया और दे दिया, क्योंकि वो अप्रूव्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए ही तो ये यूजर्स लोग कंपनी की इंफॉर्मेशन पता लगा पाते हैं। तो ये उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई क्रेडिटर हमें लोन, हमें उधार माल क्यों देगा? तभी देगा ना जब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी हो। और फाइनेंशियल पोजीशन पता कैसे लगाएगा? बैलेंस शीट पढ़ के। आई समझ में? चलो आइए। The significance of financial statement lies in their utility as to how far they satisfy the varied interest to different users of accounting information. The significance statement can be highlighted as follows. ये दो लाइन डबल छप गई बच्चे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, एक को कट कर दो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट? The management of the company requires accurate and systematic financial information for various managerial decision. अब मैनेजमेंट को कई सारे मैनेजरियल डिसीजन लेने होते हैं, तो उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है, क्योंकि एक्यूरेट और सिस्टमेटिक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पता लगा पाए वो। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प्स द मैनेजमेंट टू अंडरस्टैंड द पोजीशन, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस with the industry. By providing the management with the details of business results, they enable them to formulate appropriate policies and future course of action. appropriate policy बनाना हो या फिर फ्यूचर में कोई डिसीजन लेना हो, फ्यूचर के लिए कोई फोरकास्ट करनी हो, बजट बनाना हो, ये सब काम के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूरी है। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए। The management communicate only through this financial statement their performance to various parties and justify their activities and thereby their existence. मैनेजमेंट जब भी किसी पार्टी से बात करेगा तो वो अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बलबूते ही बात करेगा। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट, उसी के जरिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पता लगेगी। अब वो हम जाकर बोलेंगे देखो साहब हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा है, हम अच्छा प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, कृपया करके आप हमें उधार बेचना चालू करें, हम आपको 15 दिन के क्रेडिट टर्म्स में पैसा दे देंगे, 15 दिन में दे दिया करेंगे। तो ये बात होती है। तो अगर ऐसी पॉलिसी मेंटेन करनी है तो फिर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, और अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए ही मैनेजमेंट काम करेगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बढ़े। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, हिंदी वाले। ठीक है, अब आओ आगे। इंपॉर्टेंस टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? द शेयर होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द कंपनी। हाउ? ठीक है, however shareholders cannot directly participate in the day-to-day activities of the business. बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करते, वो तो मैनेजमेंट करता है। द रिजल्ट्स ऑफ दिस एक्टिविटीज आर रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर्स एट द एनुअल जनरल मीटिंग इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन जाता है तो बनने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में उसको रखा जाता है और सभी शेयर होल्डर्स को उसमें बुला करके मीटिंग में बताया जाता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, हमारे फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहे। ठीक है,
शेयर होल्डर डे टू डे एक्टिविटी में मैनेजमेंट में काम नहीं करता, मैनेजमेंट में डायरेक्टर लोग काम करते हैं, ठीक है। और डायरेक्टर लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट अच्छा रखे, अच्छे से बिजनेस को चलाए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस टू शेयर होल्डर क्या, शेयर होल्डर पार्टिसिपेट नहीं करते डे टू डे एक्टिविटी में, द रिजल्ट ऑफ दिस एक्टिविटीज आर रिपोर्टेड टू शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को रिपोर्ट की जाती है किसमें, एनुअल जनरल मीटिंग में। तो हर साल कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें बताया जाता है कि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रही है हमारी, ठीक है। आगे, दिस स्टेटमेंट्स एनेबल द शेयर होल्डर्स टू नो अबाउट द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑल्सो द अर्निंग कैपेसिटी एंड फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। अर्निंग कैपेसिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता लगाने में मदद करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और मान लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के शेयर होल्डर को लगा यार मैनेजमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ आ गई और पिछले साल अच्छा मुनाफा कमाया था, इस साल मुनाफा कम है, तो मतलब हमारा जो टीम है, हमारा मैनेजमेंट का टीम है, वो ठीक काम नहीं कर रहा। तो फिर शेयर होल्डर के पास ये अधिकार होता है कि वो मैनेजमेंट को टर्मिनेट करके नए मैनेजमेंट का गठन कर सकते हैं। तो नया मैनेजमेंट बना करके उसको फिर काम पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात है। आगे, बाय एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स एंड शुड एसर्टेन द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी। जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरिए ही तो कंपनी के बारे में अपना विचार बनाते हैं कि ये आगे फ्यूचर में ग्रोथ करेगी नहीं करेगी, कितना कमाएगी कितना नहीं कमाएगी, ये सब बातें। तो उसी के आधार पर जो शेयर होल्डर होते हैं, जो प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर होते हैं, वो लोग अनुमान लगाते हैं कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट पोजीशन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी एंड डिसाइड अबाउट मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी। वही बात जो मैं बोल रहा हूं, कोई भी पैसा क्यों लगाएगा तुम्हारी कंपनी में, पैसा क्यों लगाएगा, क्या तुम्हारी कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, अच्छा पैसा बताएगी, अच्छी ग्रोथ दिखाएगी, तभी तो इन्वेस्टर आपकी तरफ आकर्षित होगा, तभी पैसा लगाने का मन बनाएगा। अब ऐसे ही थोड़ी मतलब कोई भी गिरती हुई या लॉस में जाती कंपनी में पैसा कौन लगाएगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि उसको कुछ मिलना भी तो चाहिए पैसे के बदले, ठीक है। तो ये बात थी, ये दूसरा इंपॉर्टेंस है शेयर होल्डर के। तीसरा इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को क्या फायदा है, तो सुनो, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्व एज अ यूजफुल गाइड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सप्लायर्स एंड प्रोबेबल लेंडर्स ऑफ द कंपनी। कोई भी लेंडर्स जो है, जैसे बैंक है, जैसे डिवेंचर इशू करते हैं तो पब्लिक है, वो लोग तुम्हारे को लोन क्यों देंगे, वो तभी देंगे ना तुम्हारी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी। परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ के। सुनी सुनाई बातों को लोगों से सुन लिया, फलानी कंपनी अच्छा चल रही है उसमें लगा दो, इन्वेस्टमेंट कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें प्रॉपरली उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ के उसका अनुमान लगाना चाहिए कि ये कंपनी आगे कितना ग्रोथ करेगी, ठीक है। नहीं तो चाय की टपरी पे भी अगर शेयर की बातें होने लग जाए, मतलब समझ लो कि शेयर मार्केट गिरने वाला है, क्योंकि ऐसे लोगों भी अब उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे जो ज्ञान नहीं रखते, जो पढ़ते नहीं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझते भी नहीं है। आई समझ में? तो आयो, इंपॉर्टेंस टू क्रेडिटर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर्व एज यूजफुल गाइड फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर सप्लायर्स एंड प्रोबेबल लेंडर्स ऑफ द कंपनी. It is through a critical examination of the financial statements that these groups come to know about the liquidity, profitability and long-term solvency position of the company. क्या लिखा, इसकी लिक्विडिटी पोजीशन कितनी है, ये कितने समय में पैसा दे देती है। लिक्विडिटी पोजीशन मतलब ये कितनी जल्दी अपने डेटर्स को, अपने जो भी उधार माल बेचे हैं डेटर्स जो हैं उनसे कितनी जल्दी पैसा वसूली कर सकते हैं, वसूली करके पैसा हमें लौटा सकते हैं। लिक्विडिटी पोजीशन कैसी है, ठीक है। लिक्विड असेट कितनी है उनके पास। प्रॉफिटेबिलिटी कमाने का इसमें कितना कैपेबिलिटी है, कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है, कमा पा रहे हैं।
लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी कितनी है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन मतलब कल को अगर कंपनी डूब भी जाती है तो हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंट है कि नहीं है, हाउ मच दे सॉल्वेंट। तो कंपनियों की सॉल्वेंसी चेक की जाती है कि ये डेट को चुकाने में कैपेबल है या नहीं, डेट मतलब हमारा लोन। ओके, दिस हेल्प्स देम टू डिसाइड अबाउट देयर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। ये हमारे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, आने वाले भविष्य के कदमों को, हमारे भविष्य के कार्यों को अनुमानित कर पाते हैं। तो उससे फिर वो हमारे साथ जुड़ना पसंद करते हैं। कोई भी लेंडर्स हमें लोन तब देगा ना जब हमारी कंपनी अच्छी पोजीशन पे हो, अच्छा क्या कर रही हो, अच्छा ग्रोथ कर रही हो। ठीक है, चल फोर्थ पॉइंट, इंपॉर्टेंस टू लेबर्स एंड एम्प्लॉयज। लेबर और एम्प्लॉय के लिए क्या क्यों महत्वपूर्ण है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एम्प्लॉयज वर्कर्स आर एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन, वेजेस एंड बोनस। ये लोग किससे जुड़े हुए हैं, वेजेस से, बोनस से, इनसे जुड़े हुए हैं। तो एम्प्लॉय लोग हमेशा उस कंपनी से ही जुड़े रहना चाहते हैं जो टाइमली अपने एम्प्लॉय को पैसा दे देती है, टाइमली सैलरी दे देती है, वेजेस दे देती है। जो भी वेजेस को रोकता है, जो सैलरी को रोकता है, तो उससे फिर नाराज हो जाते हैं वर्कर और एम्प्लॉयज। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ प्रॉफिट एज डिस्क्लोज्ड बाय ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस, they can demand for increase in their remuneration. Thus financial statement becomes a greatly important source of analyzing the profitability, and the management can enforce various employee welfare schemes for labor support. कई कई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वेलफेयर स्कीम लेकर आते हैं। ठीक है, ईसॉप का नाम सुना होगा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इस प्रकार की वेलफेयर स्कीम जो होती है वो लेकर आते हैं जिससे एम्प्लॉय को फायदा हो। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिटेबिलिटी जज कर पाते हैं। एम्प्लॉय लोगों को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज्ञान ही नहीं रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं आए, तो एम्प्लॉयर तो बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत कमा रहा है, लेकिन एम्प्लॉयर कमा रहा है, एम्प्लॉय को पता ही नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय को फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं आते। और पढ़ना आ जाए, उसको पता लग जाए और इतना मुनाफा हो रहा है एम्प्लॉयर को, तो ये फिर अपने सैलरी बढ़ाने की बातें करे, अपनी वेजेस बढ़ाने की बात करे। तो फिर एम्प्लॉयर हमेशा ये चाहता है कि एम्प्लॉय इस बारे में अनभिज्ञ रहे, और एम्प्लॉय अगर पढ़ा लिखा है और वो समझता है इन सब बातों को, तो फिर वो अपना तर्क रख सकता है, अपना वेजेस में इंक्रीमेंट, सैलरी में इंक्रीमेंट मांग सकता है। इसलिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एम्प्लॉय और लेबर के लिए ज़रूरी है। बोलो ये बात समझ में आ गई? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चे। ठीक है, पढ़ाई करें। ये हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे, अब इम्पोर्टेंस टू सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, समझना। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव स्पेशल सिग्निफिकेंस टू दोज वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी which not directly related with business but are keen to know the position, progress and prospects of the business. Business utilizes various resources of the society and earns profit. Hence, in turn, business also has certain responsibility towards the society. It is only through this published financial statement the various groups of society come to know about this contribution. क्या लिख दिया? The financial statement have special significance to those various groups of society which not directly related to business. ऐसे कई सारे सोसाइटी के ग्रुप बने होते हैं, उनके नॉलेज में जब आएंगे तो हम कैसे आएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए ही आएंगे ना। अब जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स एक ग्रुप है, तो वो हमसे कब जुड़ेगा? वो हमसे तब जुड़ेगा ना जब वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे हैं तो वो हमसे जुड़ना चाहता है। वो कहते हैं ना कि आप सफल हो, सफलता के कई पिता होते हैं लेकिन असफलता अनाथ होती है।
तो आप एक बार सफल होने लग जाओ, आपके साथ सब लोग जुड़ने लग जाएंगे। असफल जब तक रहेंगे तो आपसे कोई पानी का भी नहीं पूछेगा। आई बात समझ में? तो यही बात है। देखो, सोसाइटी के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्पेशल सिग्निफिकेंस टू दोज वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी विच नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, बिजनेस से जो रिलेशन नहीं रखते हैं, ठीक है। कीन टू नो द पोजीशन, प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। भाई ये बिजनेस कितना आगे जाएगा, इसकी पोजीशन क्या है, कैसी प्रोग्रेस कर रहा है, इस बारे में जानने के बड़े वो इच्छुक रहते हैं, ठीक है। बिजनेस यूटिलाइजेज वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। बिजनेस क्या करते हैं, बिजनेस पूरे के पूरे सोसाइटी से जो रिसोर्स मिल रहे हैं उन्हीं से तो अपना काम चलाते हैं। अरे भाई एम्प्लॉय कहाँ से आएंगे, सोसाइटी से आएंगे, ठीक है। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सोसाइटी से आएगा, ठीक है। हेंस इन टर्न बिजनेस ऑल्सो है सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टूवर्ड्स दिस सोसाइटी। इट इज ओनली थ्रू दिस पब्लिश्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट द वेरियस ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी कम टू नो अबाउट दिस कॉन्ट्रीब्यूशन। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जरिए ही आप बता सकेंगे कि हम कितना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को कर रहे हैं। अरे भैया एक बात बताओ, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अब सब्सिडी देती है तो क्यों देती है? आप अपना प्रोजेक्ट जो होते हैं गवर्नमेंट को बताते हैं कि हम फलानी फैक्ट्री डालना चाह रहे हैं, उस फलानी फैक्ट्री में हम 50-60 लोगों को एम्प्लॉई के तौर पर रोजगार देंगे और आपके यहाँ पर से बेरोजगारी कम करेंगे, तो कृपया करके हमारी फैक्ट्री में सब्सिडी मुहैया करवाइए, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा और ग्रोथ कर पाएंगे। अभी तो एक फैक्ट्री लगाई है, ऐसे 20-25 फैक्ट्रियाँ और लगा देंगे तो जिससे एम्प्लॉयमेंट का एक अवसर खुलेगा। तो ऐसी बातें होती है ना, जब सोसाइटी में भले की बातें चलती हैं तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मदद करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या मांगेगी आपसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेगी। बताइए, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेकर आइए, दिखाइए क्या है। तो ऐसा है, आपके बिजनेस को आपको बताना पड़ेगा हम सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। आगे, इंपॉर्टेंस टू नेशन, देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर to a great extent influence the economic progress of the country. The amount of tax collected, employment opportunities, and appraisal of various schemes can be judged from the financial statement. देखो, कोई भी बिजनेस जो है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है तो उससे देश को भी फायदा है। देश के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो देश जो है हमारा, वो कॉरपोरेट सेक्टर कितना ग्रोथ कर रहा है इस बारे में जान पाता है। हमारे यहाँ पर कितने लेवल पर इकोनॉमी प्रोग्रेस कर रही है, कितनी इकोनॉमी बढ़ रही है कंट्री की, ये पता लगा पड़ता है। इस इकोनॉमी पर उस बिजनेस का इन्फ्लुएंस कितना है ये पता लगा पाते हैं। कितने लोगों को हम रोजगार मुहैया करवा रहे हैं ये पता लग सकता है, और कितना टैक्स हम भर रहे हैं ये भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लगता है। आई समझ में? और उसी के आधार पर वेरियस स्कीम्स कैन बी जज्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कितनी कई सारी स्कीम्स जो हैं हमने एम्प्लॉई के लिए लाए हैं, वो स्कीम्स पता लगती है गवर्नमेंट को, ठीक है। तो राष्ट्र के लिए भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। ओके, तो सभी लोग, आप बिजनेस करते हैं तो अपने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए। आप खुद जो भी अर्निंग कैपेसिटी रखते हैं, जो भी अर्निंग करते हैं, जहाँ से भी करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जरूर बनाएं, ठीक है। चलो, ये तो सर कंपनियों की बात हुई, आप अपने भी खुद के भी बना सकते हैं, ठीक है। 11वीं क्लास में प्रोप्राइटरशिप फर्म के जो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उनकी बैलेंस शीट बनाना सिखाई जाती है, ठीक है। चलो बढ़े आगे। अच्छा, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। आगे बढ़ो, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, राइट द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्वालिटीज ऑफ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अ गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड हैव फॉलोइंग क्वालिटीज। एक अच्छे वित्तीय विवरण में निम्नलिखित गुण होने चाहिए। पहला,
रेलेवेंस होना चाहिए। रेलेवेंस क्या? अरे बिजनेस में भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वही बातें शो होनी चाहिए जो आपके बिजनेस में है। ऐसा ना हो जो बिजनेस में ना हो और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ का कुछ दिखा रहा हो। किसी को पैसा 100 रुपया देना है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 150 दिखा रहा हो। आपके पास असेट 100 करोड़ की है लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको 200 करोड़ दिखा रहा है, तो ये तो सरासर नाइंसाफी है यार, सरासर गलत है। आप लोगों को धोखा देने के लिए काम कर रहे हो। तो फिर ऐसा नहीं होना, जैसा बिजनेस में है वैसा का वैसा उससे रिलेवेंट होना चाहिए, उससे रिलेवेंस होना चाहिए। तो देखो, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रिलेवेंट टू नीड्स ऑफ द यूजर। अब यूजर की कुछ नीड है, क्या? इन्वेस्टर आपकी कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? ताकि मुनाफा देख पाए। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट मुनाफा दिखाता हुआ होना चाहिए। आपका क्रेडिटर आपको उधार माल क्यों बेचता है? ताकि उसको आपकी पेमेंट टर्म्स पता लगे, आप कितने समय में पेमेंट कर देते हैं। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर पता लगेगा कि आपके पेमेंट टर्म्स कैसे हैं। ठीक है, आपके किन किन क्रेडिटर्स से जुड़ाव है, रिलेशन है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर पता लगाता है। फिर ही तो वो तुमसे जुड़ना पसंद करता है ना, ये बात। द यूजर्स विच अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस देयर इकोनॉमी डिसीजन, omission of misstatement could adversely influence the economic decision of the user। अगर आप मिसस्टेटमेंट लिखते हैं, आप कुछ भूल जाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट कर देते हैं, गलत बातें दिखाते हैं, तो ये इकोनॉमी पर असर पड़ता है। सत्यम का घोटाला पता है ना, उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ मिसलीड किया था, मिसस्टेटेड किया था, भ्रामक जानकारियां दी थी जो एक्चुअल में कंपनी से रिलेटेड नहीं थी। तो आखिर में सत्यम कंप्यूटर को जब उसका फ्रॉड पकड़ में आया, उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रॉड पकड़ में आया, तब फिर उसके शेयर्स बहुत गिर गए, उसकी मतलब बहुत दुर्गति हो गई। आखिर में उसको टेक महिंद्रा ने खरीद लिया, बाद में बंद ही हो गई वो कंपनी। ठीक है, तो सत्यम कंप्यूटर का केस पढ़ लेना, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। तो रेलेवेंस होना चाहिए, आपके बिजनेस में जो घट रहा है वो दिख रहा है। अगले रिलायबिलिटी, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट विश्वसनीय भी तो होना चाहिए। और विश्वसनीय कैसे बनेंगे? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी थर्ड पर्सन से साइन किए हो, और थर्ड पर्सन भी कौन? क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। उसने जब सिल ठप्पे लगा दिए तो फिर ये माना जाएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओके है। ठीक है, तो देखो रिलायबिलिटी, द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री ऑफ मटेरियल एरर एंड बायस एंड शुड नॉट बी मिसलीडिंग। The information should faithfully represent transaction and other events, reflect underlying substances of event, and prudently represent estimates and uncertainties through proper disclosure। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने वो रिलायबल होनी चाहिए। किस मैटर पे रिलायबल? ये कि अगर कोई अनसर्टिनिटी है तो उसका डिस्क्लोजर किया है, कोई ऐसी घटना घटी है जो लोगों को बताना जरूरी, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रही हो। ठीक है, तो हर वो बात जो यूजर को जानना जरूरी है, तो वो बातें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी होनी चाहिए। अगर लिखी हुई नहीं है तो फिर आपकी बिजनेस ठीक से नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि आप मिसलीड कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं? मिस स्टेटमेंट कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। अगर ऐसा करते हो तो तकलीफ होगी। तो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, अगला है कंपेरेबल होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि आप किसी मनमर्जी फॉर्मेट में बैलेंस शीट प्रेजेंट करने लग जाए, शेड्यूल 3 को फॉलो नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपनियों को शेड्यूल 3 में बताए गए फॉर्मेट के अनुसार बैलेंस शीट बनानी है, तभी तो दो कंपनियां आपस में कंपैरिजन कर पाएंगे अपन। ठीक है, एक जैसे फॉर्मेट होने चाहिए।
तो देखो, द इंफॉर्मेशन मस्ट बी कंपेरेबल टू द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है, presented for other accounting periods so that users can identify trend in the performance and financial position of the reporting entity. क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए। पिछले साल हमने क्या प्रॉफिट कमाया, इस साल क्या प्रॉफिट कमाया, तो मुनाफा भी कंपेरेबल होना चाहिए। ज़्यादा कमाया तो वो भी दिखना चाहिए, क्यों कमाया उसका रीज़न हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कंपेरेबल होना चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका, आ सकती है थ्योरी, ठीक है। बड़े आओ, ये हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। चलो, राइट द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, कुछ ना कुछ कमियां भी होती है, जैसे किसी में कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी होते हैं। तो चलो आओ देखो, द फॉलोइंग आर सम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओनली ऑन रिपोर्ट। तो पहला, ओनली ऑन रिपोर्ट, दिस स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ फाइनल एंड करेक्ट पिक्चर ऑफ द कंसर्न। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के करेक्ट पिक्चर को नहीं शो करता है, कुछ ना कुछ चीज़ें छुपा ली जाती है और केवल रिपोर्ट पर भरोसा कर लेते हैं यूज़र और उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। बिजनेस में आके झांका थोड़ी, उन्होंने देखा थोड़ी सच में ये चल रहा है क्या। अब केवल रिपोर्ट पर भरोसा कर लेते हैं वो लोग और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो बच्चे, ये केवल रिपोर्ट पर ही बनकर रह गया, वो लोग बिजनेस में आके झांके थोड़ी, देखा थोड़ी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आई समझ में? तो द डाटा गिवन इन दिस स्टेटमेंट इज ओनली अप्रोक्सीमेशन। जो डाटा जो दिया जाता है ये जस्ट एक क्या है, अप्रोक्सीमेशन है। द एक्चुअल पोजीशन कैन ओनली बी डिटरमाइंड व्हेन द बिजनेस इज सोल्ड और लिक्विडेटेड। एक्चुअल पोजीशन तब पता चलेगी जब ये बेचा जाएगा या लिक्विडेट किया जाएगा, उसी समय पता लगेगी, ठीक है। अगला, डज नॉट डिपिक्ट द ट्रू पोजीशन। ट्रू पोजीशन नहीं बताते फाइनेंशियल स्टेटमेंट। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी वैल्यूज so they appear to give final and accurate position. The value of fixed assets in the balance sheet neither represent the fair value for which fixed assets can be sold, nor the amount which will be required to replace this asset. अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होते हैं वो जब फिक्स असेट्स को लिखते हैं अपनी बुक्स में, तो फिक्स असेट जो लिखी जाती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पे लिखी जाती है, जबकि मार्केट में उसकी वैल्यू कुछ और चल रही होती है। अरे 10 साल पहले कोई लैंड खरीदी, लैंड की हिस्टोरिकल वैल्यू तुमने उसमें दिखी है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो लैंड की वैल्यू दिखती रह रही है। लेकिन आज की तारीख में वो लैंड बढ़कर कई वैल्यू, कितनी सारी वैल्यू की हो गई है, तो वो बढ़ती हुई वैल्यू उसमें दिखती नहीं है। तो वो यही दिखता है कि कम वैल्यू की एसेट्स लिख रखी है। तो इससे क्या होता है कि मतलब ट्रू पोजीशन पता नहीं लग पाती है कंपनी की, ठीक है। वही कह रहा है, रिप्लेस दिस असेट। द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड ऑन द प्रिजम्पशन ऑफ अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न बेसिस पर, प्रिजम्पशन के आधार पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। अब गोइंग कंसर्न प्रिजम्पशन क्या है? गोइंग कंसर्न प्रिजम्पशन ये है कि जिस दिन हम बैलेंस शीट बना रहे हैं उस दिन ये अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ये कंपनी हमेशा चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। लेकिन कई ऐसी कंपनियां हैं जो आने वाले फ्यूचर में बंद हो गई। अनुमान तो उन्होंने यही लगाया था कि कभी नहीं बंद होगी, तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या हो जाता है, आपका फ्लॉप हो जाता है। तो उस समय आपकी कंपनी बंद होने की कगार पे आ जाती है, ये बात है, ठीक है। आगे, सो फिक्स्ड असेट्स आर शोन एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। These are certain assets, the balance sheet, such as preliminary expenses, goodwill, and discount on issue of shares, which will be realized nothing at the time of liquidation, though they are shown in the balance sheet.
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हैं, फिर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो कंपनी स्टार्ट करने के खर्चे हैं, ठीक है, गुडविल का वैल्यू है, ये सब भी आपकी बैलेंस शीट में शो होता है, दिखता है, जबकि जिसका रियलाइजेबल वैल्यू कुछ नहीं होता। ये तभी रियलाइज हो पाते हैं जब आप बिजनेस बेचने का प्लान बना लें, और बेचने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्योंकि लिक्विडेशन का तो काम ही नहीं है, कर ही नहीं रहे। हम तो यही सोच के चल रहे हैं कि ये हमेशा चलता रहेगा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन पर बिजनेस चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपका बैलेंस शीट, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही पिक्चर नहीं दिखा रही है, ये बात है, डज नॉट डिपिक्ट द ट्रू पोजीशन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। चलो हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आगे और लिमिटेशन क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और ओरिजिनल कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ असेट डिक्रीज्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड करंट प्राइस चेंजेस आर नॉट टेकन इनटू अकाउंट। भाई हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिक्स असेट दिखाते हैं, तो वो फिक्स असेट धीरे धीरे हम उसको कम करते जाते हैं, डेप्रिसिएशन के तौर पर उसकी वैल्यू घटाते जाते हैं। लेकिन मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आने से जितने स्तर का डेप्रिसिएशन होना चाहिए उतने स्तर का डेप्रिसिएशन नहीं लगाते, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन लगाते समय हम बताई हुई मेथड्स फॉलो करते हैं, ना कि हम मार्केट वैल्यू देखते हैं कि आज इसकी वैल्यू कितनी है। अब हम डेप्रिसिएशन लगाते आज उसकी वैल्यू 4 लाख बची है, ठीक है, लेकिन मार्केट में देखें ये असेट कितने में बिकेगी तो उसकी वैल्यू 1 लाख भी नहीं बची है। तो कायदे से आपकी बुक्स तो उसकी 4 लाख दिखा रही है, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू केवल 1 लाख है, तो कायदे से 3 लाख और डेप्रिसिएशन लग चुका होना चाहिए, लेकिन हमारी बुक्स 4 ही लाख दिखा रही है। तो फिर ये गलत पिक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं। ये भी एक ड्रॉबैक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। हिस्टोरिकल कॉस्ट बेसिस पर असेट्स शो की जाती है। द स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड कीपिंग इन व्यू द प्रेजेंट इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, similarly the profitability shown by the income statement may not represent the earning capacity of the concern. The increase in profits may be due to an increase in prices or due to some abnormal causes and not due to increase in efficiency. कई बार एबनॉर्मल कारण की वजह से भी हमें फायदा या नुकसान हो चुका होता है, तो लोग क्या है उसको ये समझ लेते हैं नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी नहीं है, वो एबनॉर्मल की वजह से लॉस या मुनाफा हो गया है। तो ये जैसे फार्मेसी वाले जो मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको कोरोना काल में खतरनाक मुनाफा हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने मेडिसिन बनाई और बेची, तो वो बहुत ज़्यादा मुनाफे में चली गई। तो वो अच्छा, ये क्या नॉर्मल कंडीशन थी? नहीं, वो एबनॉर्मल कंडीशन थी, क्योंकि ये पीरियड हमेशा, कोरोना काल वाला पीरियड हर साल थोड़ी आना है। तो लेकिन नॉर्मल पब्लिक क्या समझ जाती है? वो ये समझती है अरे ये तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल कैपेसिटी रही होगी इनके प्रॉफिटेबिलिटी अर्निंग की। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात है, क्या कह दिया? सिमिलर द प्रॉफिटेबिलिटी शोन बाय द इनकम स्टेटमेंट मे नॉट रिप्रेजेंट द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न। द इंक्रीज इन प्रॉफिट मे बी ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइजेस और ड्यू टू सम एबनॉर्मल कॉजेस। कोरोना काल में लोगों ने मास्क के रेट बढ़ा दिए, बताओ। अच्छा, किराना दुकान वालों ने अपने यहाँ पर किराना सामान जो था उनका भी रेट बढ़ा दिया, उसने भी फ़ायदा उठाया। ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। तो ये हमेशा नहीं रहती। अच्छा, एफिशिएंसी थोड़ी बढ़ी है इससे, इसको एफिशिएंसी बढ़ना नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये बात थी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। ये कुछ बातें हैं लिमिटेशन के तौर पर। अगला है नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स नॉट कंसिडर्ड। नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स को इसमें कंसिडर नहीं किया जाता। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच हैव अ bearing on the financial position and operating results of the business, but they do not become a part of this statement because they cannot be measured in monetary terms. अब जैसे
किसी अच्छे मैनेजर की क्वालिटीज, वो क्वालिटीज की वजह से बिजनेस अच्छा ग्रो कर रहा है। अब वो मैनेजर की क्वालिटीज फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं दिखाई जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिखाई, क्योंकि क्वालिटीज को आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आंक सकते, किसी की ईमानदारी को मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आंक सकते कि आपके यहाँ एम्प्लॉयज जो हैं वो कितने ईमानदार हैं, उनकी ईमानदारी को ये बोलते हैं ना तू 100 करोड़ के बराबर ईमानदार है, ऐसा थोड़ी बोल सकते हैं। तो किसी की ईमानदारी, किसी की चतुरता, किसी के अच्छे व्यवहार को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं कर पाते। तो नॉन मॉनेटरी टर्म्स को आप कभी भी बिजनेस में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही बात, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स विच हैव अ बेयरिंग ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस, बट दे डू नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट बिकॉज दे कैन नॉट बी मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अब मैनेजर इतना अच्छा है जिस वजह से लोग तुम्हारे यहाँ पर बिजनेस में खींचे चले आते हैं, तो मैनेजर की वजह से खींचे चले आते हैं। तो मैनेजर का व्यवहार, अब उसको तुम फाइनेंशियल पोजीशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आंक सकते, ठीक है। तो वही बात कह रहा है, सच फैक्टर्स में इंक्लूड द रेपुटेशन ऑफ द मैनेजमेंट, क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंसर्न, sources and commitments of the purchases and cooperation of the employees, etc. The financial statements only show the position of the financial accounting for business and not the financial position. ये फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं दिखाता, क्योंकि यहाँ तुम्हारे एम्प्लॉय कितने ईमानदार हैं, तुम्हारे एम्प्लॉय ज़रूरत पड़ने पर तुम्हारे बिजनेस के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है, तुम्हारे एम्प्लॉय बहुत ईमानदार हैं, बहुत चतुर हैं, और रात रात भर, मतलब जहाँ पर 9 घंटे काम करने का बात है वहाँ 12-12 घंटे काम कर रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ना, यही तुम्हारी एसेट भी है, इसको आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं नाप सकते। आप मॉनेटरी टर्म्स में नहीं नाप सकते तो फिर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इसको शो नहीं कर सकते, और यही इसका एक ड्रॉबैक है, ठीक है। नॉन प्रेसाइज, not precise. The financial statement data is not precise because the statements deal with matters which cannot be precisely stated. The data are recorded by conventional procedures followed over the years. Various conventions, postulates, personal judgment, etc. are used for developing the data. Not precise मतलब, not precise का मतलब होता है सटीक नहीं है, ठीक है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाटा इज नॉट प्रेसाइज बिकॉज, मतलब बोले तो सही नहीं है, भ्रामक भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज द स्टेटमेंट डील विथ मैटर्स ऑफ कैन नॉट प्रेसाइज स्टेटेड, मतलब सटीक तौर पर नहीं दिखा है, थोड़ी बहुत भ्रामक जानकारियां बताई है। द डाटा आर रिकॉर्डेड बाय कन्वेंशनल प्रोसीजर, जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं उन्हीं के आधार पर बताई रखी है, ठीक है। फॉलोड ओवर द ईयर्स, ठीक है। वेरियस कन्वेंशंस, पॉस्टुलेट्स, पर्सनल जजमेंट, यहाँ पर कई पर्सनल जजमेंट भी लगता है, ठीक है। पर्सनल जजमेंट के आधार पर निर्णय लेने पड़ते हैं, जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन की कौन सी मेथड उपयोग करनी है, कौन सी नहीं करनी है, ठीक है। मेरी मर्जी है, मैं SLM मेथड लगाऊं, WDV मेथड लगाऊं, मेरी मर्जी है। यहाँ जजमेंट इन्वॉल्व होता है, किसका? मैनेजमेंट का। इस वजह से भी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं दिखाई जाती। तो ये बात हो गई, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, बढ़े आगे। नॉट प्रिसाइज, ये हिंदी वाले बच्चे, बढ़े। चलो, राइट नेम्स ऑफ 5 टेंजिबल असेट्स एंड 5 इंटेंजिबल असेट्स रिटर्न इन द सब हेडिंग ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ बैलेंस शीट ऑफ कंपनी अंडर शेड्यूल 3, ठीक है। नेम लिखे 5 टेंजिबल असेट का और 5 इंटेंजिबल असेट्स का, रिटर्न इन सब हेडिंग ऑफ फिक्स असेट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अंडर शेड्यूल 3, ठीक है।
Before mentioning the tangible and intangible assets which are shown in the subheading of fixed assets of balance sheet, it is first important to know the meaning of the tangible and intangible asset. टेंजिबल असेट क्या होती है? सुनो, टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जो दिखी जा सकती है, जो छुई जा सकती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? टेंजिबल असेट। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है, फर्नीचर है, फ्रिज है, ठीक है, एसी है, ये सब बात। दिस असेट हैव अ फिजिकल फॉर्म एंड हैव देयर ओन परचेस वैल्यू। Intangible assets are those assets which cannot be seen or touched and their value keeps on changing. The various tangible and intangible fixed assets shown in balance sheet are. फिक्स असेट्स में दो चीज़ें आती है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें छुआ जा सके, देखा जा सके, इनटेंजिबल जिन्हें छुआ ना जा सके, देखा ना जा सके। इनटेंजिबल की वैल्यू बढ़ती घटती रहती है, टेंजिबल की वैल्यू भी घटती चली जाती है। ठीक है, बढ़ती भी है, लैंड की वैल्यू बढ़ती है ना। चलो आगे बढ़े। तो देखो, टेंजिबल फिक्स असेट क्या क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग, हाउ। प्लांट इक्विपमेंट एंड मशीनरी, जिन्हें देखा जा सके, छुआ जा सके। फर्नीचर, फिक्चर, व्हीकल, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब क्या है? टेंजिबल। इनटेंजिबल क्या है? जिन्हें देखा ना जा सके, छुआ ना जा सके, जैसे गुडविल, किसी की बिजनेस की इज्जत है ना, गुडविल, ख्याति बोलते हैं इसको। ब्रांड और ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, लाइसेंस एंड फ्रेंचाइज, कॉपीराइट और पेटेंट, ये सब क्या है? इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, इसके वैल्यूएशन पे AS 26 लगता है। ठीक है, इंटेंजिबल असेट का वैल्यूएशन, और ये है टेंजिबल असेट। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में। ठीक है, इसकी वैल्यू उस अकॉर्डिंग करते हैं। चलो आओ बढ़ो आगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स अंडर मेजर हेड एंड सब हेड। मेजर हेड और सब हेड में बताइए। पेटेंट, फर्नीचर, ट्रेड पेबल। पेटेंट, फर्नीचर, ट्रेड पेबल। अच्छा, पेटेंट क्या है? पेटेंट इंटेंजिबल असेट है। ठीक है, पेटेंट क्या है? इंटेंजिबल असेट है और फिक्स असेट्स में आता है, और फिक्स असेट्स में भी नॉन करंट असेट में आता है। फर्नीचर क्या है? टेंजिबल असेट है, फिक्स असेट्स में आता है और नॉन करंट असेट में आता है। ट्रेड पेबल क्या है? करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी के हेड में आएगा। चलो बढ़ो, देखो, पेटेंट नॉन करंट असेट है, इंटेंजिबल है। फर्नीचर नॉन करंट असेट है, टेंजिबल है। ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी है, बस। ठीक है, इसका कोई सब हेड नहीं होता, सब हेड इसके होते हैं। ठीक है, ये मेन हेड है, ये सब हेड है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बड़े आगे आओ, बस हो गया। ठीक है, तो अच्छे से मेहनत करें। ये अभी जो सीरीज़ चल रही है अपना लगभग कोर्स होने में ही है, लगभग अपन लास्ट चैप्टर पे चल रहे हैं। 9वां चैप्टर चल रहा है अपना, 10वां 11वां 2 बचे हैं और, है ना। 2 करके ख़त्म करेंगे अपन फटाफट कोर्स करके। ठीक है, 10वां 11वां 12वां, हाँ 12 चैप्टर तक है, 10 11 12 3 चैप्टर और बचे। ठीक है, हो जाएगा, टेंशन ना ले। बाकी ईमानदारी से पढ़ाई करें, और वीडियो पसंद आ रहे हैं शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, जिनका एग्ज़ाम आ रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।